कि गवई साहब ने जो आदेश दिया कि SC/ST में क्रीमी लेयर कंसेप्ट लागू होना चाहिए, तो ये इसका जो बेस है ना, ये वहीं इंदिरा साहनी केस से आया है। और ये जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कानून को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से उसको सोचते हैं। लेकिन भारत की जो स्थिति है उसमें जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उनका ये विचार था कि भाई जो समाज का सबसे गरीब तबका है, जिसको अछूत कहा गया, शूद्र कहा गया, शूद्र में तो OBCs, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सारे ही लोग आते हैं, तो इनकी तरक्की के लिए इनको नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। और नौकरियों में ही नहीं बल्कि इनको पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलीज़ के अंदर भी रिजर्वेशन के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन दिया गया। लेकिन जो पॉलिटिकल ये रिजर्वेशन था वो केवल 10 इयर्स के लिए था। जो नौकरियों में आरक्षण है वह कहीं भी 10 इयर्स की बात नहीं करता। ये कि परमानेंट कंसेप्ट है कि जब तक भारत का संविधान है और जब तक भारत में बराबरी नहीं आ जाती है तब तक जो है यह आरक्षण मिलता रहेगा लोगों को। सामाजिक विषमता है। और बाबा साहब ने जो बात कही कि सबसे पहले शिक्षित बनो। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, जब तक विकास नहीं होगा, जब तक इस शूद्र जिसको कहते हैं, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार चौथे पायदान पर है, उसको अगर पढ़ने लिखने का प्रॉपर अवसर नहीं मिलेगा, बढ़ेगा नहीं, तो वो नौकरियों में कैसे पहुंचेगा? पहुंच ही नहीं सकता है। सीधा सा है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो जो लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं वो इसी आधार पर आगे बढ़े हैं कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, एजुकेशन लिया है। गवई साहब तो ये कह रहे हैं जो पढ़ लिख के आगे बढ़ गया उसके साथ अब छुआछूत भेदभाव नहीं होता, उसे क्रीमी लेयर के अंदर ले लेना चाहिए। नहीं, यहाँ देखिए उनका अपना सोच हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी आप कहीं गांव के अंदर जा कर के देख लें। मैं यहाँ दिल्ली की एक बात बता रहा हूँ आपको। दिल्ली में ही मैं एक गांव में गया, हमारे एक मित्र थे, उदौर का सेक्टर में ही एक गांव है। तो हमने पूछा कि भाई उनके यहाँ जाना है, तो गांव के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने बोला, अच्छा वो चमार को छोड़ो। हमने कहा हाँ वही। तो बोले वो गांव में सबसे पीछे जो घर है ना, वहाँ ऐसे चले जाओ सीधे। तो हम वहाँ पहुँच गए। तो अभी भी दिल्ली जैसे शहर में वहाँ व्यवस्था नहीं बदली है। दिल्ली में ही मैं बता रहा हूँ, हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी डेथ हो गई नजफगढ़ क्षेत्र में। मैं वहाँ गया तो जो लोकेशन बताई थी वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं थी। वहाँ हमने दरियाफ्त किया तो पता चला, वहाँ बताया गया कि भाई ये तो सवर्णों का है। उन्होंने पूछा वो कौन जाति के हैं, जाति सबसे पहले पूछी। तो हमने बताया भाई इस जाति के हैं। तो कह रहे वो तो एक दूसरा है शमशान जो है नजफगढ़ के अंदर है, आप वहाँ जाइए। शमशान घाट भी बटे हुए हैं जातियों के नाम पर। आप ये देखिए कि मनुष्य जब मृत हो जाता है तब तक उसका जो है यह जाति पीछा नहीं छोड़ रही है। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि जब तक इस देश के अंदर ये वर्ण व्यवस्था रहेगी, जातीय सिस्टम रहेगा, तो चाहे जितना लोग आर्थिक तरक्की कर ले, लेकिन उसका
सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। वह हो सकता है कि पैसे से ताकतवर हो जाए, लेकिन वो ये समझे कि दूसरे लोग उसके साथ वैसा ही वो व्यवहार करेंगे जैसा कि वो अपने समाज के साथ करते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सीजेआई साहब तो खुद अम्बेडकरवादी, बुद्धिस्ट हैं, दलित हैं, तो क्या वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते? हाँ, सीजे साहब उन्होंने कल भी कहा है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, बौद्ध धर्म को मानता हूँ और सभी धर्मों का आदर भी करता हूँ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ये तो अच्छी बात है कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो ये तो भारत के लोगों को सोचना चाहिए कि भाई जहाँ पर रह कर के आपको अनादर मिल रहा है, तिरस्कार मिल रहा है और आपका विकास नहीं हो रहा है, आपको घृणा और नफरत से देखा जाता है, तो आप बुद्धिस्ट बन जाइए। इसमें सीजेआई साहब का संदेश भी है कि भाई आप जैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ, आप भी बुद्धिस्ट बन जाइए। फिर भी उनका पीछा तो नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, वो महाराष्ट्र जाते हैं चीफ जस्टिस बन के, तो उनको प्रोटोकॉल नहीं मिलता। उन्होंने खुद कहा कि मेरी अनदेखी हुई, मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। आप खुद कोर्ट रूम में उनके साथ देखिए कितना दुर्व्यवहार हुआ, उनके ऊपर जूता उछाला गया। ये बात सच है कि जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ है और दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी सभी लोग बहुत नॉन वर्षण के नहीं, जाति के कारण निश्चित तौर पर जाति के कारण हुआ है, लेकिन जब इस देश के अंदर अगर जो मेजॉरिटी में जिनको शूद्र कहा गया, जिनकी संख्या आज के समय में लगभग 90% के आसपास है, अगर 90% लोग बुद्धिस्ट बन जाएं तो 10% लोगों की फिर हिम्मत नहीं होगी कि वो इस तरह का व्यवहार कर सकें। अभी क्या है कि जो गलत व्यवहार करने वाले लोग भी हैं ना, वो इसी वर्ग से ही हैं, जो शूद्र वर्ग में आते हैं, वही एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं, वही एक दूसरे पर इस तरह का वो कर रहे हैं, क्योंकि उनमें अभी इस तरह की चेतना और विकास नहीं हो पाया है। लेकिन सर सवाल ये है, जैसे क्रीमी लेयर की बार बार बात की जा रही है कि जैसे ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर, उसी आधार पर एससी और एसटी के लिए भी होना चाहिए। तो क्या आरक्षण जो है वो गरीबी हटाने की कोई योजना है या प्रतिनिधित्व का मामला है सर? ये देखिए, आरक्षण जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। अमेरिका में भी जिसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन है। और ये सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक तरक्की में, सामाजिक बदलाव में भी रोल अदा करता है। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि भाई जो है दूसरी जातियों में विवाह भी करना चाहिए, जिससे ये शायद जाति व्यवस्था टूटे, इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए। लेकिन वो अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो जो आरक्षण का बात आपने पूछा, आरक्षण एक तरीका था कि भाई इनको आर्थिक सहायता दे करके आगे बढ़ने का अवसर मिले, लेकिन वो सर्वांगीण वो नहीं कहा जा सकता है जब तक भारत के अंदर इस तरह की चेतना, मानसिकता पैदा ना हो जाए कि भाई देखो हर एक इंसान है और हर इंसान बराबर है। जब बराबर है तो उसके साथ फिर भेदभाव क्यों? पर सर ये जो बात गवई साहब कह रहे हैं अभी, ये तो बात आरएसएस की लाइन है ना। तो सर आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। गवई साहब तो सीधा सीधा यही कहना चाह रहे हैं ना कि क्रीमी लेयर लागू होगा तो फिर तो आर्थिक आधार ही हो जाएगा ना एक तरीके का। सर देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि अपना गवई साहब जो हैं वो आरएसएस की बात कर रहे हैं। वो अपने कानून, लाइन तो सेम ही है ना दोनों की। वो कानून के हिसाब से उनको जो उचित लगता है वो अपना कर रहे हैं। लेकिन आंकड़ा तो है नहीं, लेकिन बिना आंकड़े के कोई कैसे बोल सकता? हर एक जज जो है वो कानून की व्याख्या अपने हिसाब से करता है, अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन अभी परसों भी मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत पर गर्व करता है वह हिंदू है।
तो आप ये देखिए, भारत पर तो हर एक भारतवासी गर्व करता है और हर एक को गर्व होना चाहिए। हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमें इस मिट्टी से प्यार है, तो हर एक को गर्व है। लेकिन मोहन भागवत जी को ये भी पता होना चाहिए कि भाई इस देश में भिन्न भिन्न समुदाय के लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आरएसएस हिंदू मुस्लिम का झगड़ा क्यों पैदा कर रही है भाई? अगर सारे ही हिंदू हैं तो फिर झगड़ा ही नहीं कोई रहना चाहिए, जब एक ही हैं सारे हैं। ना हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, ना हिंदू क्रिश्चियन होना चाहिए, ना हिंदू बुद्धिस्ट होना चाहिए, ना हिंदू पारसी होना चाहिए, सारे ही हिंदू हैं। और फिर उसमें कोई व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए कि भैया सब एक हैं, सारे हिंदू हैं और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबर का हक मिलेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, कोई भी इस व्यवस्था को बदलने की बात नहीं करता है। आप देखिए कि बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति जलाई थी। मनुस्मृति जलाने का कारण क्या था? क्यों बाबा साहब ने जलाई? असमानता पर आधारित है, और जो चीज़ असमानता पर आधारित है उसका बाबा साहब ने विरोध किया। तो एक सांकेतिक विरोध जताने के लिए बाबा साहब ने उसकी प्रतिलिपि जलाई। तो आज न तो आरएसएस इस बात का खंडन करती है कि भाई मनुस्मृति खराब है, मनुस्मृति में जो लिखा है भेदभाव की बात है, तो हम मनुस्मृति को बैन करते हैं, उसके बैन करने की कोई बात नहीं करता है। भारत सरकार भी इसको बैन करने की बात नहीं करती है। तो ये सब दोहरा चरित्र भारत में चल रहा है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो सर, जो आरक्षण को लेकर गवई साहब कह रहे हैं, क्या आप उनकी बात से सहमति रखते हैं? क्योंकि अभी कोई ऐसा डाटा, कोई आंकड़े, कोई आधार तो है नहीं कि कितने SC ST में IAS हो गए, कितने सुधर गए, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। तो किस आधार पर गवई साहब इन चीज़ों को लेकर कह रहे हैं? उन्होंने तो जजमेंट भी दे रखा है ना सर इस पर। देखिए, गवई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और वो अपने हिसाब से, संविधान के हिसाब से, जो उनकी अपनी सोच है उसके हिसाब से आदेश करते हैं। लेकिन आपका कहना ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई भी आदेश रीजनड ऑर्डर होना चाहिए और रीजनड ऑर्डर के लिए कोर्ट के सामने वेरीफिएबल डाटा होना चाहिए। और जब तक ये तथ्य नहीं आते हैं कि भाई भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो IAS हो गए, कितने ऐसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं होता, क्या उनके पास कितना ज़मीन है? क्योंकि जो भारत की स्थिति रही है उसमें देखिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो तबका रहा और अभी भी है, ज़्यादातर वह मेहनत मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करता था। और उन मेहनत मजदूरी करने वालों में कुछ ही लोग जो शहरों की तरफ चले या गांव में रह कर के उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, वो बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ कर के आरक्षण की वजह से आर्थिक उनका तरक्की हुआ। लेकिन समाज में जो अभी कोई बदलाव नहीं है। तो अब गवई साहब का अपना उनका सोच है ना, और वो अपने हिसाब से सोचते हैं कहाँ पे